गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे भारत के विदेश संबंध अध्याय 4 और उसका भाग 2 पर आ गए हैं हम। ये दूसरी वीडियो है। पहला भाग जो है जरूर देखना है, तभी आप इस दूसरे भाग को समझ पाएंगे। यदि पहला भाग नहीं देखेंगे तो दूसरे भाग को समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ये दूसरा भाग है और ये भाग 2 में आज हमने करने हैं यहाँ से हम करेंगे इसको, ये भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। क्या कहते हैं? भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत का मतलब क्या है कि जब कोई भी देश, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि विदेश नीति क्या है कि एक देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिस नीति को अपनाता है वो उस देश की क्या कहलाती है? विदेश नीति कहलाती है। और अब हम बातचीत कर रहे हैं विदेश नीति के सिद्धांत कि जब कोई देश अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है तो कुछ अपने प्रिंसिपल्स रखता है, कुछ अपने सिद्धांत रखता है, जिनके आधार पर वो अपनी विदेश नीति को बनाता है। इसी प्रकार भारत ने भी अपनी विदेश नीति के कुछ सिद्धांतों को, कुछ मान्यताओं को, कुछ प्रिंसिपल्स को रखा, जिनके आधार पर भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। हम उन सारे सिद्धांतों को अभी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है हमारा गुट निरपेक्षता। ये भारत की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता या सबसे प्रमुख सिद्धांत है, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। ये मैंने पहले बताया आपको कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय पूरा विश्व जो है 2 खेमों में, 2 वर्गों में या 2 गुटों में आप कह सकते हैं बटा हुआ था। एक जो है ऐसा गुट था जो पश्चिमी विचारधारा को मानता था और उस देश का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और कुछ देश जो पश्चिमी विचारधारा को मानते थे वो सारे उस गुट में शामिल थे। दूसरा था साम्यवादी गुट, जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, जिसमें सोवियत संघ जो है वो उस समय उसकी क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। और जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले देश थे वो सारे उसकी तरफ थे, यानी कि आधे देश पश्चिमी गुट में, आधे साम्यवादी गुट में थे। अब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने समस्या थी कि भारत अब अपने देश का विकास करने के लिए, अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए, अपने आप को विश्व स्तर पर जो है खड़ा करने के लिए अब भारत कौन सी नीति को अपनाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय बड़ी सूझबूझ के साथ क्या किया? अपनी विदेश नीति को बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था लेसन जो है 2 में, लेसन 2 में हमने ये पढ़ा था कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि कैसे भारत ने उस समय, जिस समय वो बुरी तरह से जो क्या था, नव स्वतंत्र हुआ था और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ था, ऐसे समय में कैसे उसने सार्वभौमिक वैश्य मत अधिकार के द्वारा जो है विश्व में क्या किया? एक मील का पत्थर साबित हुआ, एक लोकतंत्र को स्थापित किया उसने अपने इतने बड़े देश में, जहां पर मैक्सिमम जनसंख्या अनपढ़ है, वहां पर उसने सार्वभौमिक वैश्य मत अधिकार को अपनाते हुए क्या किया था? लोकतंत्र को स्थापित किया था। वो इतना बड़ा कार्य जो किया था, अब यही कार्य जो है उसी तरीके का आप कार्य कह सकते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने उसी तरीके का बहुत ठोस कदम उठाया और किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति को अपनाया, और उसका नाम था गुट निरपेक्षता। क्या नाम था उसका? गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत क्या है? पंचशील। पंचशील इनके 5 सिद्धांत। ये पंचशील का मतलब होता है शांति के लिए 5 सिद्धांत। तो जिस समय भारत जो है स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ क्या किया? एक समझौता किया। दोनों देशों ने मिलकर एक क्या किया? पंचशील के सिद्धांत बनाए और उनके ऊपर दोनों ने हस्ताक्षर किए। और वो सिद्धांत क्या थे कि दोनों देश कैसे जो है एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपस में समानता रखेंगे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व को मानेंगे। वो ये ऐसे 5 सिद्धांत रखकर जो है भारत और चीन के बीच में एक ये जो क्या किया गया था? समझौता किया गया था 1954 में। तो ये जो पंचशील का जो वो समझौता था, उसके 5 जो सिद्धांत थे, ये भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों में से थे। भारत ने जिस भी देश के साथ संबंध बनाया उन सिद्धांतों को ध्यान में रखा। भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, अपने आप को एक पंचशील राष्ट्र बना के रखा, एक शांति जो पंचशील के सिद्धांतों को मानने वाला राष्ट्र बना के रखा, जो शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना पर विश्वास रखता है।
तीसरा है उपनिवेशवाद का विरोध। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, अपना संपूर्ण रूप से साम्राज्य स्थापित करके रखता है, तो इसको क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद। और भारत जो है इस उपनिवेशवाद को अच्छे से प्रैक्टिकल रूप से, वास्तविक रूप से अपने जीवन में देख चुका था, क्योंकि भारत जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन था। भारत ने उस गुलामी को देखा था जो उपनिवेशवाद में होती है। तो इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में ये अपना सिद्धांत रखा कि वो हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। जो भी आप उसके आसपास में उपनिवेशवाद के शिकार देश है, अगर वो चाहेंगे स्वतंत्र होना, तो भारत हर हाल में उनकी सहायता करेगा। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण जो है डिजार्मामेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्रों की होड़ को कम करना। कि भारत जो है, जब भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर रहा था, तो विश्व में मैंने बताया 2 गुट थे, और दोनों गुट जो है बढ़ चढ़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। और एक देश एक बार परमाणु परीक्षण करता तो दूसरा, तो ये जो है पूरे विश्व में क्या थी, होड़ लगी हुई थी परमाणु शस्त्रों को बढ़ाने की होड़। तो फिर जो है जो निशस्त्रीकरण की बातचीत आई, निशस्त्रीकरण की का मतलब है उस अस्त्र शस्त्रों की होड़ को कम करना या खत्म करना। तो भारत ने भी इस निशस्त्रीकरण की जो बातचीत थी, ये निशस्त्रीकरण का जो भावना थी, उसका क्या किया, भारत ने समर्थन किया। और जो निशस्त्रीकरण के लिए जो क्या किया गया, जो समझौता किया गया था, जो सिद्धांत बनाया गया था 1968 में, एक संधि की गई थी, उस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थक। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करता है। तो ये जो है 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो जब भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की हर बातचीत का समर्थन किया। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए भारत से सहायता मांगी, तो भारत हमेशा उसका समर्थक रहा और विश्व में शांति स्थापना करने के लिए हमेशा उसने सहयोग किया। भारत ने अपनी विदेश नीति इस तरीके की अपनाई कि वो हर समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता था, सहयोग करता था, उसकी सहायता करता था, नहीं है, अभी भी ऐसा ही करता है भारत। और लास्ट में हमारा क्या है, विश्व शांति का समर्थक। जैसा मैंने बताया कि भारत की ये परंपरा रही है, इसलिए भारत हमेशा से क्या रहा है, विश्व शांति का समर्थक रहा है। उसने हमेशा ऐसी विचारधारा को अपनाया है कि जिससे क्या हो, विश्व में शांति स्थापित हो। और भारत की जो विदेश नीति है वो इसी तरह की नीति है। भारत जो है हमेशा हर एक देश के साथ क्या करता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाते हुए अपने संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत ने कभी भी पहले किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत विश्व शांति का समर्थक है। भारत चाहता है कि सारे विश्व में शांति हो, और ये भी भारत की विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत था। तो ये हमने क्या किया, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत बताएं। ठीक है, अब हम अपनी बुक का जो है अगले टॉपिक पर चलते हैं, और हमारा बुक का जो अगला टॉपिक है वो है भारत की परमाणु नीति। क्या है भारत की परमाणु नीति? भारत की परमाणु नीति। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अति गंभीर थे। वो चाहते थे कि हमारे देश का क्या हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। और इसलिए जो है उनको इस बात का पता था कि अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो वो किससे हो सकता है, औद्योगिकरण से हो सकता है। क्योंकि औद्योगिकरण और विकास के आधार पर ही कोई देश अपना विकास कर सकता है। अब भारत का यदि वो चाहते थे कि अपना औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक विकास करें, तो औद्योगिकरण की नीति का एक घटक क्या होता है, परमाणु। क्या है, परमाणु। तो भारत भी जो है विश्व शांति का समर्थक होते हुए भी इस बात को समझता था कि परमाणु शक्ति का या परमाणु ऊर्जा का देश के लिए महत्व होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1948 में एक परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया। कब बनाया? 1948 में, 1948 में क्या बनाया? एक परमाणु ऊर्जा
आयोग बनाया। उसके बाद 1957 में जो है क्या किया उसने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या कर दिया, इसका पुनर्गठन किया, इसका दोबारा से जो है क्या किया, पुनर्गठन किया। और उसके बाद 1967 में क्या किया, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्या रखा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका नाम रख दिया। जैसे मैंने बताया कि भारत जो है शुरुआत में क्या था, गुट निरपेक्षवाद का क्या था, समर्थक था। गुट निरपेक्षवाद आंदोलन का उसने शुरुआत की थी, वो उसकी शुरुआत करने वाला देश था, वो निशस्त्रीकरण को मानने वाला देश था। और भारत ने कभी भी जो है परमाणु शस्त्रों की ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि भारत जो है क्या था, उनका समर्थक था। लेकिन जब 1962 में और 1964 में 2 बार चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत इस बात को समझ गया कि परमाणु शक्ति की आवश्यकता है। उसके बाद भारत के मन में ये बात आई, भारत ने ये महसूस किया कि हमें भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना है। ऐसे ही फिर लगातार जो है 1965 में, 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इससे भारत की जो सोच थी वो सोच थोड़ी सी बदल गई। अब भारत को ये पता चल गया कि निशस्त्रीकरण को भी हमने समर्थन करना है, क्या करना, गुट निरपेक्षता को भी हमने बनाए रखना है। इसके साथ साथ हमने अपने आप को विश्व में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र भी स्थापित करना, राष्ट्र बनाकर भी क्या करना है, स्थापित करना है। नहीं तो दूसरे देशों को क्या लगता है कि इनके पास कोई भी परमाणु नहीं है, तो कोई भी देश जो है वो आक्रमण कर सकता है। फिर ऐसे समय में भारत ने क्या किया, हथियार बनाने की बात उसके मन में आई और उन्होंने क्या किया, हथियार बनाकर विश्व का एक शक्तिशाली देश बनना चाहा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ये पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया, मई के महीने में किया गया। और ये कहां पर किया गया, राजस्थान में पोखरण नामक जगह पर किया गया। और ये जब जो है भारत का जो परीक्षण है ये सफल परीक्षण रहा, ये परीक्षण सफल परीक्षण रहा। उसके बाद 1968 में जो है परमाणु अप्रसार संधि, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों ने क्या किया, एक संधि बनाई और देशों ने, इन बड़े देशों ने भी उस पर हस्ताक्षर किए और भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में यही लिखा था कि कोई देश दूसरे देश पर, जो देश इसमें संधि में साइन कर रहे हैं वो देश दूसरे देशों पर परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भारत ने भी इस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। उसके बाद ये जो है, ये जो 1970 में जो है, जो 1968 में इस संधि को बनाया गया और 1970 में इसको लागू किया गया था। तो उसके बाद ये जो संधि थी ये 25 वर्ष के लिए थी और बाद में इसी संधि को जो है व्यापक रूप देकर इस संधि को 1996 में जो है इसका नाम बदल गया और इसका नाम क्या बन गया, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। ये क्वेश्चन आता है, CTBT पर नोट लिखें, क्या है ये, 1996 में इसका नाम बदल गया, कौन सी संधि का, परमाणु प्रसार जो है संधि थी जो, और इसका नाम क्या बन गया, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। और इसका क्या नाम था, CTBT। अगर C फॉर कंप्रेहेंसिव, T फॉर टेस्ट, B फॉर बैन और T फॉर ट्रीटी। तो ये जो है क्या था, इस पर 178 देशों ने, 178 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जब ये व्यापक संधि बन गई तब भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि जो देश थे, जिन देशों ने इसको उठाया था, उन देशों ने स्वयं तो वो क्या हो गए थे, स्वयं तो वो परमाणु शक्ति संपन्न हो गए थे। लेकिन जब भारत ने परमाणु परीक्षण करने चाहे और परमाणु परीक्षण किए तो उन्होंने इस तरह की संधि जो है उस पर साइन करवाने चाहिए। भारत ने आज तक भी इस पर साइन नहीं किए हैं, अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके बाद भारत ने 1998 में अपना दूसरे परमाणु परीक्षण किए और ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी मई के महीने में किए गए 1998 में, और ये भी उसी स्थान पर राजस्थान में पोखरण नामक जगह पर ये परीक्षण किए गए और ये भी परीक्षण जो है सफल परीक्षण रहे। और ये परीक्षण जब भारत में किए गए तो उस समय भारत ने एक घोषणा की जो बड़ी फेमस थी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या थी, हम पहले पर हार नहीं करेंगे।
क्या घोषणा की थी? हम पहले प्रहार नहीं करेंगे और परमाणु विहीन राष्ट्रों पर परमाणु प्रहार नहीं करेंगे। ना तो हम पहले किसी देश पर आक्रमण करेंगे और उन देशों पर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु नहीं है। ये घोषणा उस समय भारत ने की और भारत ने ये अपने परमाणु परीक्षण 3 सफल परमाणु परीक्षण 1998 में दोबारा से भारत ने किए। और जब ये परमाणु परीक्षण किए तो साथ साथ पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए, जैसे ही भारत ने। क्यों? यही तो, इसी को तो बोला जाता निशस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण बोलते हैं इसको, और इसको कम करने को निशस्त्रीकरण बोलते हैं। यही तो है शस्त्रीकरण की, एक देश बनाता है तो दूसरा देश भी बनाता है। तो उन्होंने किए, जिस बात से क्या होगा, अमेरिका जो है भारत और पाकिस्तान से नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद उसने क्या, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन वो प्रतिबंध अधिक लंबे समय तक नहीं लगा पाया। 1999 में उसने उन भारत के ऊपर से उन प्रतिबंधों को हटा दिया। ठीक है। और लास्ट में हम इसकी परमाणु नीति के निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि भारत, यद्यपि भारत हमेशा निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया, अपने पड़ोसी देशों के व्यवहार को देखकर क्या किया, पड़ोसी देशों के व्यवहारों को देखकर कि वो सारे क्या हैं, हथियार युक्त हैं, तो भारत जो है अपनी सुरक्षा की अनदेखी नहीं कर सकता था। इसलिए भारत ने अपनी परमाणु नीति ऐसी बनाई और अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। ठीक है, ये क्या था, भारत की परमाणु नीति। ये क्वेश्चन भी आपने करना है, और क्वेश्चन क्या बनता है, भारत की परमाणु नीति पर नोट लिखें। ठीक है, अब हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, मैं आपको रिपीट करती हूँ 2 क्वेश्चन क्या किए हैं। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन था भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। मैंने अभी आपको लिखे, इसमें मैंने आपको 6 पॉइंट लिखे हैं। ये 6 पॉइंट आपने अच्छे से, मैंने आपको समझाए हैं, आपने 6 पॉइंट को लिखना है और एक्सप्लेन करना है और साथ साथ याद करना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने हमने ये पॉइंट लिखे हैं ना, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हमारे निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुट निरपेक्षता है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, पंचशील से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसी तरीके से निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, आपने इन बातों को ध्यान में रखना। एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपने इसमें से बना के इस तरीके से लिखने हैं। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिखना है, भारत की परमाणु नीति पर नोट लिखें। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपने मेरे को व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, फोन नंबर है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपने इसको साथ साथ याद करना और नोटबुक पर लिखना है।